हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। तो प्यारे बच्चों, माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं फिजिक्स पढ़ाने जा रहा हूं। तो ये ध्यान से देखेंगे तो इसमें बताया गया है 4 लेसन 4 है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेसन 4 ही है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो इसमें निकालने बता दिया गया था कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर्स कैसे ज्ञात की जाती है। अब आज जो है हम लोग बताएंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे ना कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स का संयोजन, संधारित्र का संयोजन। तो संधारित्र को कैसे संयोजित करते हैं ये देखेंगे। तो संधारित्र का संयोजन जो है 2 प्रकार के होता है। पहला सीरीज ऑफ कैपेसिटर, सीरीज ऑफ कैपेसिटर्स, संधारित्रों के श्रेणी क्रम, संधारित्रों के श्रेणी क्रम पहला है संधारित्रों के संयोजन का अर्थ होता है जोड़ना। बहुत सारे संधारित्रों को एक साथ जोड़ा जाता है तो उसे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स कहा जाता है। तो इस तरह से संधारित्र को जोड़ेंगे। सपोज दैट यहाँ 3 संधारित्र को जोड़ा जा रहा है। ये हो जाएगा A, B, C, D, E, F प्लस Q माइनस Q प्लस Q माइनस Q प्लस Q माइनस Q। ये जो है कैपेसिटेंस इसका C1, इसका कैपेसिटेंस C2, कैपेसिटेंस C1 C2, इसका कैपेसिटेंस C3। पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, ये जो है कैपेसिटेंस, इसको ये पोटेंशियल डिफरेंस मान लीजिए V1, इसका V2, इसका V3 पोटेंशियल डिफरेंस V3, इसका कैपेसिटेंस जो है C1 है, इसका C2 है, इसका C3 है कैपेसिटेंस। और ये जो है ये बैटरी द्वारा जोड़ेंगे, ये बैटरी द्वारा जोड़ेंगे। ये प्लस माइनस ये हो जाएगा A डैश, ये हो जाएगा B डैश, A डैश और B डैश के बीच के विभवांतर को V मान लेंगे। तो आपने क्या देखा कि इसमें जो है AB, CD और EF
तीन कैपेसिटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। श्रेणी क्रम में कैसे कहेंगे इसको? ये संधारित्र के, ये संग्राहक, ये संघनक। तो एक संधारित्र के, पहले संधारित्र के संघनक को दूसरे के संग्राहक के साथ और दूसरे के संघनक को तीसरे के संग्राहक के साथ जोड़ दिया जाता है, तो इसे श्रेणी क्रम संयोजन कहा जाता है। और इस श्रेणी क्रम संयोजन में पहले संधारित्र के कैपेसिटेंस C1, दूसरा का C2, तीसरा का C3 कैपेसिटेंस है। पहले संधारित्र के A और B दोनों बिंदुओं के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V1, इसका पोटेंशियल डिफरेंस V2, इसका पोटेंशियल डिफरेंस V3 है। और इन तीनों संधारित्रों को A' और B' के बीच जोड़ा गया है। तो A' और B' के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V मान लिया जाएगा, यानी V जो होगा V1 प्लस V2 प्लस V3 के योग के बराबर होगा। V जो होगा V1 प्लस V2 प्लस V3 के योग के बराबर होगा। तो मैंने क्या बताया कि जब एक संधारित्र के, पहले संधारित्र के ये संग्राहक, ये संघनक, तो पहले संधारित्र के संघनक को दूसरे के संग्राहक के साथ, दूसरे के संघनक को तीसरे के संग्राहक के साथ जोड़ा जाता है, तो इसे श्रेणी क्रम संयोजन कहा जाता है। और पहले, दूसरे तथा तीसरे संधारित्र के कैपेसिटर, कैपेसिटेंस C1, C2, C3 है। और पहले संधारित्र के दोनों प्लेटों के A और B प्लेटों के बीच का विभवांतर V1, C और D प्लेटों के बीच का विभवांतर V2 और E और F प्लेटों के बीच का विभवांतर V3 है ना। और इन्हें A' और B' बिंदु के बीच में जोड़ा गया है। जैसे A' और B' बिंदु के बीच का विभवांतर जो है V होगा। ये बैटरी है, सेल है, सेल के कारण ही इस पर चार्ज जाता है, इस पर प्लस, इस पर माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, क्यू चार्ज जो है प्रेरित होती है। क्या होती है? प्रेरित होती है। तो इस तरह से क्या दिखाया गया, इसमें क्या लिखेंगे? इसमें लिखेंगे कि पहले संधारित्र के संघनक को दूसरे के संग्राहक, पहले संधारित्र के संघनक को दूसरे के संग्राहक, दूसरे के संग्राहक, पहले संधारित्र के संघनक को, ये संघनक हो गया संग्राहक के साथ, ठीक है। पहले संधारित्र के संघनक को दूसरे के संग्राहक के साथ, फिर जो है दूसरे के संघनक को तीसरे के संग्राहक के साथ, दूसरे के संघनक को तीसरे के संघनक को तीसरे के संग्राहक के साथ जोड़ा जाता है, तो इसे श्रेणी क्रम में कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्रेणी क्रम में कहा जाता है, ठीक है। और पहले, दूसरे तथा तीसरे संधारित्र के कैपेसिटर, पहले दूसरे तथा तीसरे संधारित्र के कैपेसिटेंस
सीटेंस C1 C2 तथा C3 है। C1 C2 तथा C3 है। पहले दूसरे तथा तीसरे संधारित्र के कैपेसिटेंस क्या है? C1 C2 तथा C3 है। C1 C2 तथा C3 है। अब जो है पहले संधारित्र के A तथा B, A तथा पहले संधारित्र के A तथा B प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V1। पहले संधारित्र के A तथा B प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V1। C और D प्लेट के बीच C तथा D प्लेट के C और D प्लेट के दूसरे के यहां लिख सकते हैं दूसरे के C तथा D प्लेट के बीच C तथा D प्लेट के बीच दूसरे तथा तीसरे संधारित्र के कैपेसिटेंस C1 C2 तथा C3 है। पहले संधारित्र के A तथा B प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V1। दूसरे के यहां दूसरे लिखा हुआ दूसरे के C तथा D प्लेट के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस V2। तीसरे के E तथा F प्लेट के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस V3 है। तो पहले संधारित्र के संघनक को दूसरे के संग्राहक के साथ, दूसरे के संघनक को तीसरे के संग्राहक के साथ जोड़ दिया जाता है और इसे श्रेणी क्रम में कहा जाएगा। ऐसे जुड़ेगा तो पहले दूसरे तथा तीसरे संधारित्र के कैपेसिटेंस को C1 C2 तथा C3 मानेंगे। पहले संधारित्र के A तथा B प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V1, दूसरे के C और D प्लेट के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस V2, तीसरे के E और A प्लेट के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस क्या V3 है। और ये तीनों संधारित्रों को A' और B' के बीच जोड़ा गया है। ये तीनों संधारित्र को A' तथा B' के बीच में एक सेल के द्वारा जोड़ा गया है। क्या तीनों संधारित्र को A' तथा B' के बीच एक सेल के द्वारा जोड़ा गया है? एक सेल के द्वारा जोड़ा गया है। तो सेल के द्वारा जोड़ा गया है तो A' तथा B' के बीच का A' तथा B' के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V मान लेंगे। क्लियर? तो ये जो है नोट कर लिए होंगे आप लोग। तो यहां देखिए A तथा B' के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V है। तो V = V1 प्लस V2 प्लस V3। यहां V1 = Q by C1, V2 = Q by C2 तथा V3 = Q
q/c3, v1 equal to q/c1, v2 equal to q/c2, v3 equal to q/c3। ये एक हो गया, एक इक्वेशन में रखेंगे तीनों के वैल्यू को, इन तीनों के वैल्यू को एक में रखने पर, इन तीनों के वैल्यू को एक में रखने पर ये v इक्वल टू v1 के जगह q/c1 q/c2 प्लस q/c3। अब जो है परिणामी धारिता यदि हम मान लें CS, यदि परिणामी धारिता CS या CS माना जाए तो V इक्वल टू q/CS होगा, CS होगा। परिणामी धारिता यानी समतुल्य धारिता, CS को परिणामी धारिता या समतुल्य धारिता कहा जाता है। समतुल्य धारिता CS को परिणामी धारिता, CS को परिणामी धारिता CS, यानी यदि परिणामी धारिता CS माना जाए तो V इक्वल टू q/CS होगा। तो यहाँ जो है V के जगह प्लेस ऑफ V के जगह क्या रखेंगे, q/CS। तो q/CS रखेंगे तब क्या होगा, तो ये V के जगह q/CS इक्वल टू q/c1 प्लस q/c2 प्लस q/c3। यहाँ CS जो परिणामी धारिता है, CS को समतुल्य धारिता, समतुल्य धारिता इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ये कैपेसिटेंस है। समतुल्य CS को समतुल्य धारिता भी कहते हैं, CS को क्या कहते हैं, समतुल्य धारिता भी कहते हैं। CS को क्या कहते हैं, समतुल्य धारिता इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो C जो है, CS जो है समतुल्य धारिता है। अब Q कॉमन हो गया, Q into 1/CS इक्वल टू Q कॉमन, तो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अब जो है Q कैंसिल हो गया, 1/CS इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो ये हो गया किसमें, 1/CS इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो यहाँ क्या क्लियर होता है कि जो परिणामी धारिता है उसका व्युत्क्रम है ना, प्रत्येक संधारित्र के धारिताओं के, है ना, धारिताओं के व्युत्क्रम के योगफल के बराबर होती है। परिणामी धारिता का व्युत्क्रम जो होती है सभी संधारित्र के धारिताओं के व्युत्क्रम के योगफल के बराबर होती है। यहाँ लिख सकते हैं परिणामी धारिता का व्युत्क्रम, परिणामी धारिता का व्युत्क्रम प्रत्येक संधारित्र के धारिता, प्रत्येक संधारित्र के धारिता के व्युत्क्रम के योगफल के बराबर होती है। माने परिणामी धारिता का व्युत्क्रम जो है प्रत्येक संधारित्र के धारिता के व्युत्क्रम के योगफल के क्या होती है, बराबर होती है। तो यहाँ जो है माय डियर स्टूडेंट्स 1/CS जो होगा
C1 1 by C2 1 by C3 किसी एक से क्या होगा, बड़ा होगा। तो यहाँ इससे रिजल्ट से क्या क्लियर होता है, 1 by CS 1 by C1 से बड़ा है, 1 by C2 से बड़ा है, 1 by C3 से बड़ा है। तो श्रेणी क्रम में यहाँ लिखेंगे 1 by CS is greater than 1 by C1, 1 by CS is greater than 1 by C2, 1 by CS is greater than 1 by C3। अब देखिए 1 by CS बड़ा है 1 by C1 से, तो CS क्या होगा, C1 से छोटा। तो CS is less than C1, CS is less than C2, CS is less than C3। 1 by CS यदि 1 by C1 से बड़ा है तो CS जो है C1 से छोटा होगा, CS C2 से छोटा होगा, CS C3 से छोटा होगा। यानी श्रेणी क्रम संयोजन में जो परिणामी धारिता होती है वह जो है प्रत्येक संधारित्र के अनाधारिता से छोटी होती है। प्रत्येक संधारित्र के धारिता से क्या होती है, छोटी होती है। हमें जिसकी धारिता C1 C3 में जिसकी धारिता कम भी होगी उससे भी छोटी होगी। यदि परिणामी इससे स्पष्ट होता है कि परिणामी धारिता इससे स्पष्ट होता है, यानी इससे श्रेणी क्रम में लिख सकते हैं, श्रेणी क्रम में यहाँ यही लिखे थे। इससे स्पष्ट होता है, इससे इन सभी बातों से इससे स्पष्ट होता है कि श्रेणी क्रम में यहाँ लिखिए, इससे स्पष्ट होता है कि श्रेणी क्रम में परिणामी धारिता संधारित्र के सबसे कम संधारित्र के सबसे कम धारिता संधारित्र के, इससे स्पष्ट होता है कि श्रेणी क्रम में परिणामी धारिता संधारित्र के सबसे कम धारिता संधारित्र के सबसे कम धारिता से भी छोटी होती है। इससे स्पष्ट होता है कि श्रेणी क्रम में परिणामी धारिता संधारित्र के सबसे कम धारिता वाले संधारित्र के धारिता से भी छोटी होती है। क्लियर? इससे स्पष्ट होता है कि श्रेणी क्रम में परिणामी धारिता संधारित्र के सबसे कम धारिता, संधारित्रों के सबसे कम धारिता वाले संधारित्र के धारिता से क्या होती है, धारिता से भी छोटी होती है। इसमें जो जिसका कम होगा धारिता उससे भी परिणामी धारिता क्या होगी, कम होगी। तो इसमें क्या किया जाएगा, श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ने से हमारा परिणामी धारिता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। परिणामी धारिता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो मैंने आज आप लोगों को बताया, क्या बताया कि ये जो है संधारित्रों को
परिणामी धारिता जितने भी संधारित्र उसमें जुटे हुए हैं प्रत्येक संधारित्र के धारिता से कम हो रही है, यानी जिस संधारित्र के धारिता सबसे कम है उससे भी परिणामी धारिता कम होगी। इसका इससे स्पष्ट ये निकलता है, इससे स्पष्ट होता है कि श्रेणी क्रम में परिणामी धारिता संधारित्रों के सबसे कम धारिता वाले संधारित्रों है ना, सबसे कम धारिता वाले संधारित्रों के धारिता से भी कम होती है, माने छोटी होती है। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट क्लास में पैरेलल ऑफ कॉम्बिनेशन बताया जाएगा।